चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 11th का जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे उसमें लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन मॉडल। ठीक है, आज हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड मॉडल है जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने किया। अब जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तक हम पहुंच गए तो हमको ये मालूम पड़ गया कि एक एटम के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एक वो पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और एक वो पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है जिसका नाम है प्रोटॉन। दोनों की डिस्कवरी हो गई, ये पता चल गया कि एटम के अंदर होते हैं। फिर हमने बोला कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर को देना शुरू किया। पहला स्ट्रक्चर दिया थॉमसन ने, जिसने ये बोला था कि एटम जो है वो कंप्लीट एक स्फीयर के फॉर्म में है। दैट स्फीयर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, और उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, अपने आप को बैलेंस कर लेता है। अब उसी एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड ने 1909 में अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और इसमें डिस्कवरी हुई किसकी? न्यूक्लियस की। ठीक, अब उसने किया क्या वो देखें अपन। ठीक है, अब उसने किया कि एक ऐसा लेड का बॉक्स ले लिया। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर यहां पर ले लिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसलिए ले रहे हैं या उसने इसलिए लिया बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट में उसने अल्फा पार्टिकल्स को जो रेडियो एक्टिव से निकलते हैं उन अल्फा पार्टिकल्स को कुछ एटम्स के ऊपर बॉम्बार्ड करवाया। ठीक है, और उसकी वजह से उसने ये देखा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए क्या चाहिए? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहां से ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम ऐसी निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर उसने लगा दिया सेम लीड का एक ऐसा प्लेट, ठीक है, शील्ड, जिसकी वजह से जो बाहर रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो रुक जाएं और सिर्फ एक को हम क्या कर सकें, ऐसा कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो ऐसी एक बीम आई। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं अपन। ये कुछ ऐसा ऐसी एक बीम आई। दिस वाज अल्फा पार्टिकल। हमने पढ़ा अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल हो गए जिनका मास 4 AMU या एटॉमिक मास यूनिट होता है और चार्ज +2 होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड एज He+2, है ना। इसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये हमने रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ी थी तो वहां पढ़ा था। ठीक है, इस अल्फा पार्टिकल को उसने ऐसी मेटल की फॉइल पर, जैसे गोल्ड हो गया या कोई बाकी हैवी मेटल्स की जो फॉइल वगैरह हुई, उसके ऊपर ऐसा बॉम्बार्ड करवाया। ठीक है, ऐसा टकराया और यहां पर लगा दी ऐसी एक फोटोग्राफिक प्लेट, है ना। दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट कोटेड विद फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो उसने ये देखा कि जब अल्फा पार्टिकल इस फॉइल से टकरा रहे थे तो टकराने के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट पर आए तो वहां पर इल्यूमिनेशन दे रहे थे, ऐसे चमक रहे थे। ठीक है, और यहां से फिर उसने कंक्लूड किया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एटम में क्या क्या चीजें कहां पर प्रेजेंट है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अपन डिटेल में देखें, है ना। ये जो फॉइल यहां थी, इस फॉइल में ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक, इसका मतलब यह है कि जो अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है वो अल्टीमेटली फॉइल के ऊपर किससे इंटरेक्ट कर रहा है? एटम से। तो अगर मैं यहां से एक एटम को ऐसा निकाल लूं, है ना, ये एक सिंगल एटम है,
तो जब अल्फा पार्टिकल को भेजा गया, ठीक है, ये एटम लिया हमने, और जब अल्फा पार्टिकल को भेजा गया तो देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे थे जो सीधे सीधे बाहर आ गए, है ना। ये जब इस पर टकरा रहे थे तो ऐसा हो रहा था कि कुछ इंप्रेशन यहाँ मिल रहा है, कभी यहाँ पर चमक आ रही है, कहीं यहाँ पर चमक आ रही है, कभी यहाँ पर चमक आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब बॉम्बार्ड किए गए तो ऐसे क्रॉस हो गए बिना डिफ्लेक्शन के सीधे यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए एक स्मॉल एंगल से, ऐसे एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, ये ऐसे निकल गए। और बहुत कम ऐसे थे जो कंप्लीट डिफ्लेक्शन देकर 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए और वापस लौट कर आते हैं, ठीक है। तो यहां से फिर रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली और कुछ कंक्लूजन्स निकाले, ठीक है। अभी हम उसकी बात करते हैं। ये समझ में आ गया यहां से जो हम चीजें भेज रहे हैं ये सब क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या हो गया, एटम जिससे इंटरेक्शन हो रही है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे पास हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ लौटकर वापस आए। अब क्या कंक्लूजन्स निकली और क्या ऑब्जर्वेशंस निकली, हम उसकी बात करते हैं। आप ये दोनों डायग्राम बना लें। चलिए, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस यहां से रदरफोर्ड ने निकाले वो मैंने लिख दिए और उससे क्या कंक्लूजन आया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। तो पहली चीज जो बोली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, लगभग कितने 99% पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। 99% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इस गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए। दूसरा बोला कि a small fraction of alpha particle got deflected by a small angle। कुछ ऐसे थे जो एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत कम 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो फॉइल से पास ही नहीं हुआ और वहां पर एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन हुआ, लगभग 90, उससे बड़ा या फिर कंप्लीट 180 का। तो 20,000 में से ऐसा एक पार्टिकल था जो कंप्लीट डिफ्लेक्शन से वहां से पास हुआ। ये 3 ऑब्जर्वेशन हुई। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन हमको दिए, उसमें से पहला था कि देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम, है ना। हम जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं, He+2, दैट मींस चार्ज इज +2 एंड मास इज 4। अब अगर इसका मास 4 है दैट मींस ये स्पीशीज ऐसी है जो बहुत भारी है, क्लियर है चीज, है ना। और अगर ये भारी चीज है और इसको डिफ्लेक्ट होना है तो ये जिससे भी टकराएगी वहां पर भी एक ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जो भारी हो और जिसके ऊपर भी कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। क्योंकि हमको मालूम है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर इस अल्फा पार्टिकल पे जो फॉइल की तरफ जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो डिफ्लेक्ट होता है, दैट मींस उसके सामने एक ऐसी स्पीशीज आई जो कि पॉजिटिव चार्ज थी। और क्योंकि हीलियम का मास बहुत ज्यादा है, हीलियम He+2 से कंपेयर कर रहे हैं और मास 4 है, तो अल्फा पार्टिकल का मास अगर बहुत ज्यादा है तो जो भी स्पीशीज उसको डिफ्लेक्ट कर रही है उसका भी हेवी होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो हल्की होती और अल्फा पार्टिकल भारी होता और अल्फा पार्टिकल जाता तो टकरा कर उसको अलग कर देता रास्ते में से और फॉइल से पास हो जाता। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पहला कंक्लूजन क्या आया कि देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस, क्योंकि 99% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो पास हो गए, जिसका मतलब ये है कि जहां जहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वहां कुछ है ही नहीं जिससे इंटरेक्शन हो सके, इसीलिए वो पास हो गए। इसलिए बहुत सारे स्पेस एटम के अंदर क्या है, खाली है। जितना भी पॉजिटिव स्पीशीज है, प्रोटॉन है, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, सेंटर में। और जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं डिफ्लेक्शन होना भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितना भी पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। उसके बाद बोला था सेंटर बॉडी स्मॉल एंड हेवी, इसका मतलब है कि जितने भी सारे प्रोटॉन्स हैं वो सारे कॉन्सेंट्रेट होकर कहाँ आ गए, सेंटर में। और जब सेंटर में आ गए तो स्पीशीज या जो वो बीच का सेंटर बना वो कैसा हो गया, छोटा हो गया और बहुत सारे प्रोटॉन हो गए, सबका मास है तो धीरे धीरे वो स्पीशीज क्या हो गई, हैवी हो गई। और इस सेंटर पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। तो यहां से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ, इसीलिए हम नाम देते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। क्लियर है। लास्ट में बोला कि जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। क्लियर है चीज।
तो ये कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आए किसके, रदरफोर्ड के। आप ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स लिखें। अब देखिए हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ लिया, रेडियो एक्टिविटी की बात कर ली, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड की बात कर ली। अब हमारे पास जो थर्ड मॉडल आता है दैट इज बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बट वहां तक जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आप ये दोनों चीजें लिख लें। अब हमको ये पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप ये नोट करें। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय q, q इज इक्वल टू any where n is any integer, है ना। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि इट कैन ऑक्यूपाई एनी वैल्यू फॉर e which is an integer number 1 2 3 4, है ना। यहाँ कुछ भी आ सकता है, फिक्स होता है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स होता है। सेकंड है चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव में चार्ज की वैल्यू दैट इज प्रोटॉन जो होते हैं उस पे जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव, उसकी वैल्यू होती है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है उसकी वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव में। थर्ड है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। हमने यहाँ दो चार्ज लिए, एक Q1 और एक Q2, दोनों को रख दिया एट अ डिस्टेंस r। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन का फोर्स हो, वो उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में या जिस लाइन से आप Q1 और Q2 को जोड़ते हो, है ना। ऐसा घूम फिर के कहीं से नहीं लग सकता। अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर दें, और अगर रिपल्शन लग रहा है तो दोनों तरफ हम रिपल्शन साइन वाले एरो डाल दें, ठीक है। उसके बाद ये जो फोर्स यहाँ काम कर रहा है बिटवीन द टू चार्जेस, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो 12th में, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। 4 पाई और एप्सिलॉन जो है दैट इज कांस्टेंट। तो आप इसी फॉर्मूले को चाहो तो F = K × Q1 Q2/r² के फॉर्म में भी लिख सकते हो, where K represents what? 1/4πε0। फिफ्थ है since the radius between the charge is very small, जो दो चार्जेस रखे हुए होते हैं वो क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उनका रेडियस बहुत कम है, तो उस वजह से उसको रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट्स है वो हो गई एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर और फर्मीमीटर, ठीक है। और इनकी वैल्यूज मीटर में दी हुई है। 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर = 10⁻�9 मीटर, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। माइक्रोमीटर, पिकोमीटर और फर्मीमीटर में ये वैल्यू दी हुई है। माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर एंड 1 फर्मीमीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस का, हालांकि आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट क्योंकि हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा इसलिए हमको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। बाकी डिटेल में आप इसको फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स लेते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक। अब एटॉमिक नंबर की बात करें फर्स्ट, तो एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, कैपिटल Z। डेफिनेशन वाइज देखें तो क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन atom is called its atomic number, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, सपोज मान लो मैंने लिया सोडियम, है ना, सोडियम लिया, ठीक। तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, पीरियोडिक टेबल में 11 इसका एटॉमिक नंबर है। दैट मीन्स कि सोडियम के अंदर क्या हो गए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
है ना। अब डेफिनेशन में मैंने लिखा द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला, ठीक है। इस केस में सोडियम जब न्यूट्रल है, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इसी सोडियम को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं सोडियम इन अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये हो गया क्या, सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम का पॉजिटिव आयन। तो इस केस में प्लस चार्ज कब लगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एक ऐसी स्पीशीज हो गई जिसमें प्रोटॉन तो कितने हैं 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। क्लियर है चीज। तो जब आप ये बात बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो हमेशा क्या यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो स्पीशीज अगर न्यूट्रल है तो उस केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड आल्सो इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर वो स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है ना, केटायन है, या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एनायन है, तो उस केस में सेम नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ले क्लोरीन, है ना, क्लोरीन मैंने लिया तो इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। अभी मैंने न्यूट्रल क्लोरीन लिया है Cl, इस केस में इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17। तो न्यूट्रल कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि एटॉमिक नंबर फॉर क्लोरीन इन न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यही अगर मैं क्लोरीन का क्या ले लेता हूं, आयन ले लेता हूं, Cl का मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, तो मुझे मालूम है कि नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे कब लगता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस केस में प्रोटॉन तो कितने हैं 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो इस कंडीशन में मैं इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर से रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए हम डेफिनेशन में बोल रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। अगर न्यूट्रल एटम है तो आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को भी एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा जो आता है दैट इज मास नंबर, है ना। मास नंबर इज डिनोटेड बाय A। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, है ना। एटम का मास और एटम का मास नंबर दोनों में बहुत फर्क है, क्लियर है ना। मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है उसके अंदर दो स्पीशीज मिलती हैं हमको, न्यूट्रॉन भी मिलते हैं और प्रोटॉन्स भी मिलते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियन, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं दैट इज कॉल्ड मास नंबर, है ना। किसी भी एटम का जो मास नंबर होगा वो हमेशा होल नंबर होगा ना, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो आधा नहीं हो सकता, प्रोटॉन आधा नहीं हो सकता, इसीलिए मास नंबर कभी 1.5, 2.5, 3.5 नहीं आ सकता। इट विल बी ऑलवेज अ होल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आएगा, बिकॉज या तो 5 न्यूट्रॉन होंगे या 10 होंगे या 2 होंगे या 1 भी नहीं होगा ना। प्रोटॉन भी ऐसे होंगे, आधे प्रोटॉन या आधे न्यूट्रॉन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का मास होता है 35.5, बिकॉज नेचर में क्लोरीन के बहुत सारे एटम्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर मासेस का डिफरेंस होता है, इसलिए हम उसका एवरेज ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। तो मास नंबर हमेशा आपको क्या मिलेगा, होल नंबर, ठीक है। यहां क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज अ होल नंबर। तो आप एटॉमिक मास और मास नंबर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मास नंबर होल नंबर होगा जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, और एटॉमिक मास इज समथिंग डिफरेंट, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, क्लियर है चीज, है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम करते, तो यहां से A इक्वल टू हो गया N+P, ठीक है। और इस केस में हम बोल रहे थे Z वॉज इक्वल टू P, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। A हो गया मास नंबर, N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, P इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे सोडियम की बात करें, सपोज एग्जांपल में लें फिर से अपन सोडियम, ठीक है। सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 11, प्रोटॉन हो गए 11 और न्यूट्रॉन हो गए 12, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं A निकाल रहा हूं तो A विल बी इक्वल टू 12 प्लस 11 दैट इज 23। तो सोडियम का जो मास नंबर होता है दैट इज
23। ये क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। अब इसी एटॉमिक नंबर और मास नंबर को यूज करके हम एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तो एटम को रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एटम रिप्रेजेंट होता है उसके सिंबल से। जैसे मान लो कोई एटम है, इसका सिंबल एक्स हो गया, सपोज एक्स कैन बी एनी सिंबल। ठीक, इसके बाद यहां पर एक M और यहां पर एक N, या फिर इसको अपन ऐसा लिख दें X, यहां पर लिख देते हैं Z और यहां लिख देते हैं A, है ना। X हो गया सिंबल ऑफ एटम, एटम का जो भी सिंबल होगा। Z हो गया एटॉमिक नंबर और A हो गया मास नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे सोडियम की हम बात करते हैं, सोडियम का सिंबल है Na। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया 11, मास हो गया 23, ये रिप्रेजेंट हो गया सोडियम का। ऐसे ही अगर हमको मान लो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और मास भी 1 होता है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, मास 16 हो गया। कार्बन रिप्रेजेंट करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, मास 12 हो गया। तो इस तरीके से जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जहां पर हम एक सिंबल लिखते हैं एटम का, सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिख देते हैं? मास नंबर, वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तो आप ये तीन चीज नोट करें, एटॉमिक नंबर कैसे देखते हैं वो देख लिया, मास नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। चलिए, अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आइसोटोप्स। ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनको आइसोटोप्स बोलते हैं? डेफिनेशन वाइज देखें तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number are called isotopes। ठीक है, ऐसे एटम जो सेम एलिमेंट से आए हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन उनका मास नंबर क्या है? डिफरेंट। उन सारे स्पीशीज को हम क्या बोल रहे हैं? आइसोटोप। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्लोरीन है, तो नेचर में हमारे पास 2 क्लोरीन अवेलेबल है, जिनमें दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, लेकिन एक का मास होता है 35 और एक का मास नंबर होता है 37। तो ये दोनों स्पीशीज क्या हो गई? आइसोटोप। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, नेचर में हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइप का मिलता है, 1 1 1 एटॉमिक नंबर और मास 1 2 और 3। तो ये तीनों के क्या हो गए? आइसोटोप्स। इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन 6 6 6 विथ मास 12 13 एंड 14। तो वो सारे एटम्स जो सेम होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, लेकिन अगर उनका मास नंबर डिफरेंट हो तो उन स्पीशीज को क्या बोल दिया? आइसोटोप्स। ऐसे ही सेकंड होता है आइसोबार्स। ठीक है, अब जो हमने आइसोटोप्स में लिखा था उसी को उल्टा कर दे तो हमको आइसोटोप्स मिल जाएगा। क्या? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number but same mass number। ठीक है, ऐसे एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट से आते हैं। अब अगर अलग अलग एलिमेंट से आते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक, और मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम। तो उनको हमने क्या बोल दिया? आइसोबार। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन हमने लिया था, एग्जांपल में देखते हैं, कार्बन विथ मास नंबर 14 एंड नाइट्रोजन विथ मास नंबर 14। तो 2 अलग अलग स्पीशीज हो गई, दोनों के एटॉमिक नंबर अलग है 6 और 7, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है। इसी तरीके से सेकेंड पेयर बनता है आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 का, सबके मास नंबर 40। तो यहां पर भी मास नंबर क्या हो गए? सेम हो गए, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग।
तो वो सारी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, आइसोबार्स, और जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास डिफरेंट हो, आइसोटोप्स। कंडीशन ये है कि आइसोटोप्स के अंदर एटम सेम एलिमेंट से आते हैं, आइसोबार्स के अंदर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट से आते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्पीशीज आती है आइसोटोन्स। थर्ड हो गया क्या? आइसोटोन्स। अब हमने बात कर ली एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की, सेम और डिफरेंट में। आइसोटोन्स में हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, है ना। यहाँ हम बोल रहे हैं क्या? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ऐसी स्पीशीज या ऐसे एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, उनको हम क्या बोल रहे हैं? आइसोटोन्स। ठीक है, अब एग्जांपल में लेते हैं, यही कर लेते हैं इसके एग्जांपल में। मान लो लिया कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का नंबर क्या है? 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। मास देखें तो 12। ठीक है, इसका मास सॉरी इसमें ले लेते हैं अपन 14, मास 14 के साथ, है ना। अब हमने नाइट्रोजन लिया है क्या? 7, मास अभी हमने देखा था कितना होता है? 14। इसी की एक स्पीशीज होती है जिसमें मास कितना है? 15 है। ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? अभी हम एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे, A इक्वल्स टू N प्लस P, है ना। एटॉमिक मास इज इक्वल टू, या मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस P इक्वल टू क्या हो गया? N। ये P को मैं इधर ले आया, ये फॉर्मूला बना मेरे पास। A मेरे पास है मास नंबर और P क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 6 माइनस 14 विल बी 8। 17 में से 15 और 8 में से 16 में से 8, ये सब जाएंगे तो कितने आएंगे? 8। क्लियर है? तो ये जो 8 हो गए, दिस 8 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सबके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम। तो वो स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं वो आइसोटोन्स होती हैं। ऐसे ही एक स्पीशीज आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ न्यूट्रॉन की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। क्या? स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? इसको भी करके देखें क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया O-2, है ना, ऑक्साइड का आयन। -2 चार्ज अपन कब लगाते हैं? जब इलेक्ट्रॉन आता है। और ऑक्सीजन में नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इसी में अगर मैं नियॉन लूँ जिसका एटॉमिक नंबर ही 10 होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं Na+ लेता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम का नंबर 11 है, 11 होने थे। क्लियर है? इसी तरीके से Mg+2 है, मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो वो सारे स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम क्या बोल रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सारे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, आइसोटोन्स। वो स्पीशीज जिसमें मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार्स। और वो स्पीशीज जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, आइसोटोप्स। तो ये 4 हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज थी जिनके बारे में हमने बात कर लिया। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आप नोट करें इसको। चलिए, है ना। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम, है ना। बोर मॉडल पे जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमको पढ़नी है, और ये हमारे चैप्टर के अंदर बिल्कुल नहीं है, जो कभी हमने सुनी नहीं, कभी भी हमने देखी नहीं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब जब बोर मॉडल आया तो उससे पहले बहुत सारी स्टडीज हुई और कुछ चीजें निकल कर आई, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इन दोनों के डेवलपमेंट के बाद, इन दोनों की स्टडीज के बाद ही फिर बोर मॉडल जो है वो आया। तो बोर एनर्जी का फॉर्मूला, बोर रेडियस का फॉर्मूला, ये सारी चीजें हमको मिलती गई। ठीक है, अब यहां से हम पहला लेंगे क्या?
दैट इज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शॉर्ट में हम EMR लिखते हैं, तो आप आगे याद रखें आप जब भी आएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या ये जो डुअल नेचर ऑफ EMR है इसको एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी, है ना। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसको दिया था मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था 1870 में, ठीक है। और इसमें था क्या, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो रेडिएंट एनर्जी होती है, मतलब कोई भी एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, जैसे कोई लाइट से कोई एनर्जी निकल रही है, किसी भी एनर्जी सोर्स से कोई एनर्जी निकल रही है, तो वो जब स्पेस में प्रोपेगेट करती है, स्पेस में चलती है, देन इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। उस जो वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, तो प्रोपेगेशन के टाइम में उसके साथ दो टाइप की वेव्स एसोसिएट करती है, एक इलेक्ट्रिक वेव्स और एक मैग्नेटिक वेव्स, इसलिए नाम बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर है। तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैक्सवेल ने बताया। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, और इससे निकलने वाली एनर्जी जो है वो प्रोपेगेट कर रही है, कुछ रेडिएशंस ये दे रहा है और वो आगे चल रही है, देन इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये जो हमने ऐसी वेव्स बनाई है, दिस वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और ये जो वेव्स निकल रही है इसके साथ दो चीजें एसोसिएट कर चलती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना याद रखें कि पार्टिकल से निकलने वाली कोई भी एनर्जी या किसी सोर्स से निकलने वाली कोई भी एनर्जी जो है वो स्पेस में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। क्लियर है चीज। ये जो वेव के फॉर्म में या जो वेव्स निकल रही है, इन वेव्स की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि वेव्स क्या हैं और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी हमने बोला कि पार्टिकल है, उससे जो भी एनर्जी निकल रही है दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये जो वेव्स ऐसी चल रही हैं ऊपर नीचे ऑसिलेट करती हुई, उन वेव्स की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अभी हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर लिख दी है वेव्स की। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से ऑसिलेशन शुरू होता है, तो यहाँ से एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ तक मिलाकर एक वेव कंप्लीट होती है, ठीक है। जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, और नीचे आ गया ट्रफ, TROUGH, ठीक है। जो हाइट क्रस्ट की होगी उतना ही डेप्थ जो है वो ट्रफ का होगा सेम। ये हाइट या डेप्थ जो होती है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, हाइट ऑफ क्रस्ट। चार बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो वेव के साथ होती है, एसोसिएट करती है, वो लिखी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से एक क्रस्ट और एक ट्रफ का बनना इज वन कंप्लीट वेव, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। यहां से लेकर, जैसे ये क्रस्ट है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, या फिर इस ट्रफ से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होता है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक। या फिर आप एक कंप्लीट वेव जो होती है उसका डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बता सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा यूनिट हो गई, है ना, एप्सिलॉन नॉट। फ्रीक्वेंसी सेकंड है, फ्रीक्वेंसी डिनोट हो रहा है किससे, न्यू से। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, इस पॉइंट से जहां से वेव्स स्टार्ट हुई है यहां से 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकली, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होता है ये एक दूसरे के इनवर्स होता है। अगर वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेवलेंथ बड़ा मतलब यहां से मान लो सपोज ये एक पॉइंट है ना, यहां से अगर मैं ये निकालता हूं, ये एक वेव है, ये हो गया वेवलेंथ, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक पूरा वेवलेंथ है, इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ आई। और फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1। नंबर ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी निकली 1 सेकंड में
ये 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में एक वेव निकली। अब अगर सेम डिस्टेंस पे मैं ले लेता हूँ, सपोज मान लो ये 10 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ से वेव्स निकल रही है AC, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यही 1 सेकेंड में इतने डिस्टेंस में 1 2 3 और 4 4 वेव्स निकली। लेकिन अब वेवलेंथ क्या हो गया, छोटा, अब सिर्फ इतना ही वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ छोटा होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलेगा। 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव निकल रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट हो गई हर्ट्ज। हर्ट्ज इज आल्सो नोन एज साइकिल पर सेकंड, है ना। थर्ड है वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी। ठीक है, वैक्यूम में। फिर हो गया वेव नंबर, दैट इज न्यू बार, नंबर ऑफ वेवलेंथ या वेव्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स आती है, दैट इज कॉल्ड नंबर, वेव नंबर। यूनिट हो गई मीटर इनवर्स, और कॉमनली यूज करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने लिख ली किसकी, वेव्स की। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एसोसिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे एसोसिएट करती है, कैसे चलती है, परपेंडिकुलर है कैसे है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने बात कर ली कि अगर एक पार्टिकल से एनर्जी रेडिएट हो रही है, देन इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उस वेव के साथ कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट करती हैं। उसमें एक हो गया वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा, फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, वेलोसिटी c, एंड वेव नंबर इज न्यू बार। क्लियर है, इतना आप करें, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।